तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबरों को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक खबर जुड़ी हुई है रशिया से, जिसने भारत के एमका परियोजना के लिए एक बहुत ही सुखद खबर प्रदान करवाई है। तो वहीं पर दूसरी खबर भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक जापान की तरफ से निकल कर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि जापान की तरफ से जितना एडवांटेज आज तक चाइना को मिला करता था, अब वो बहुत ही ज्यादा तेजी से भारत की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और कुछ ही समय पहले हम लोगों ने अमेरिका की एक पॉलिसी को लेकर डिस्कस किया था, जिसे चाइना प्लस वन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। कुछ इसी तरह की पॉलिसी में जापान भारत को प्रायोरिटी देने जा रहा है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं दोनों ही खबरों को। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, अमेरिका के साथ जब हम लोगों ने इस पॉलिसी को डिस्कस किया था तो उसका निष्कर्ष ये निकला था कि अमेरिका के अंदर चाहकर भी ये लोग भारत की सामानों के ऊपर ज्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते, क्योंकि जब ये लोग सभी के ऊपर टैरिफ लगा देंगे तो उसका इम्पैक्ट इनकी जनता के ऊपर पड़ेगा। इनकी जनता को मिलने वाला सामान पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा महंगा हो जाएगा। इसके लिए जरूरी ये होगा कि अमेरिका को आत्मनिर्भर होना होगा, जो कि अमेरिका के लिए पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका की पॉपुलेशन भी उस हिसाब से सूटेबल नहीं है। दूसरी बात, अमेरिका के अंदर जो लॉज है मजदूरों को लेकर वो बहुत ही ज्यादा टाइट है। ऐसी परिस्थिति में 12 से लेकर 14 घंटे काम करना ये वहां पर संभव नहीं है, और जहां पर ऐसी परिस्थितियां नहीं हो सकती वो मैन्युफैक्चरिंग में आगे नहीं निकल सकते। इसी वजह से इन्होंने चाइना को पहले चुना, चाइना के अंदर अपनी जरूरत का सामान मैन्युफैक्चर करवाया। लेकिन चाइना प्लस वन पॉलिसी एक पैरेलल वे में चलाई, जिसके चलते होगा ये कि अगर चाइना कोई प्रॉब्लम करता है तो उसका अल्टरनेटिव इनके हाथों में हो। अब चाइना के खिलाफ तो ये लोग इस समय ऑलरेडी हैं, तो अल्टर के तौर पर ये लोग भारत को चुन रहे हैं, और भारत को अगर ये लोग चुन रहे हैं तो चाहकर भी बहुत ज्यादा बड़ा टैरिफ ये सभी उत्पादों के ऊपर नहीं लगा सकते। एग्जैक्टली यही का यही फॉर्मूला जापान के साथ भी अप्लाई होता है। इवन जापान के अंदर तो अमेरिका से भी ज्यादा दिक्कतें हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बताया ये जा रहा है कि जापान भी चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के चलते भारत को एडवांटेज देने जा रहा है। वैसे रिपोर्ट में चाइना प्लस वन जरूर लिखा गया है, लेकिन आज से 6 महीने पहले लगभग मैंने आपको जापान की इस पॉलिसी को लेकर बताया था, और जापानीज इसे जीरो चाइना पॉलिसी के नाम से जानते हैं और संबोधित करते हैं, जिसमें इनका भी उद्देश्य ये है कि चाइना के ऊपर निर्भरता पूरी तरह से समाप्त कर दी जाए, जीरो कर दी जाए। और जापान की कई सारी कंपनियों ने इसको लेकर काम करना शुरू कर दिया है। कई कंपनियों ने 10 से लेकर 15% नुकसान उठाकर भी जीरो चाइना पॉलिसी को फॉलो किया है बड़ी मजबूती से। इसका परिणाम दोस्तों देखने के लिए अब ये मिल रहा है कि चाइना के अंदर जो इनका इन्वेस्टमेंट था वो लगातार गिर रहा है। जापानीज गवर्नमेंट ने अपनी कंपनियों को स्पष्ट कर दिया है कि जितना हो सके उतना जल्दी चाइना को इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने से आप बचें। इस वजह से वर्ष 2012 में जहां पर चाइना के अंदर जापान का इन्वेस्टमेंट $13 बिलियन हुआ करता था, तो वो वर्ष 2023 में केवल $3 बिलियन तक का रह गया। जबकि भारत की बात की जाए तो वर्ष 2023 में ही जापानीज इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर $6 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जो FDI चाइना के अंदर इनका रोका जा रहा है वो सीधे सीधे भारत के अंदर फ्लो कर दिया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जापानीज लोगों के पास आसियान देशों के भी विकल्प थे, लेकिन ये लोग भारत का विकल्प ज्यादा पसंद कर रहे हैं चाइना के ऊपर से निर्भरता पूरी तरह से समाप्त करने के लिए। तो निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव पड़ेगा, और भारत की बात की जाए तो भारत की इकोनॉमी को इससे काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। अब दूसरी खबर की बात कर ली जाए जो कि रशिया की तरफ से निकलकर सामने आई है। देखिए, आज से 5-6 दिन पहले यूरेशियन टाइम्स की तरफ से खबर पब्लिश की गई थी, और उन्होंने ये बताया था कि रशिया की तरफ से भारत को एक इंजन ऑफर किया गया है, जो कि स्टेल्थ कैटेगरी का इंजन है, जिसे 177S के नाम से जाना जाता है। लेकिन यूरेशियन टाइम्स ने यहाँ पर बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया था कि भारत का मीडिया इस बात को और इस खबर को ज्यादा प्रमुखता से ले ही नहीं रहा है, और इससे संबंधित कोई जानकारी अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं डाली गई। अब इसी 177S इंजन को लेकर IDRW की तरफ से भी एक खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें इन्होंने एरो इंडिया 2025 में ही रशिया की रोस्टेक कंपनी के अधिकारियों से कुछ चर्चा की, और वहां पर इन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, 177S इंजन इन्होंने Su-30 MKI और साथ ही एमका के लिए भारत को ऑफर किया है। तो कहने का मतलब Su-30 MKI को हम लोग जो अपग्रेड कर रहे हैं, और लगभग 240 इंजन रिसेंटली हम लोगों ने भारत में ही मैन्युफैक्चर करने उसके लिए शुरू किए हैं,
उनकी जगह अगर हम लोग चाहते तो 177 इंजन आसानी से भारत के अंदर लोकल मैन्युफैक्चर कर सकते थे। इस बात का ऑफर रशिया की तरफ से स्वयं भारत को दिया गया है और ये इंजन कोई ऐसा वैसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्टेल्थ इंजन है, यानी इसे आप 5th जनरेशन तक के एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली एक इंजन तैयार करवाया जा रहा है रशिया के अंदर, जो कि Su-57 को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। उसके बहुत ज्यादा घटक इस इंजन को डेवलप करने में इस्तेमाल किए गए हैं। साथ ही इसकी जो लाइफ साइकिल है वो भी इनके पहले वाले वर्जन्स की तुलना में काफी ज्यादा है, लगभग 3 गुना। यानी बताया जाता है कि 177S इंजन लगभग 6000 घंटों तक का फ्लाइंग आपको दे सकता है पूरे जीवन काल में, जबकि पास्ट में जो AL-31FP इंजन है वो 2-2500 घंटे ही चल पाते हैं, तो उनसे लगभग 3 गुना ये आपको ज्यादा कैपेबिलिटी प्रदान करता है। इसके अलावा इसके अंदर फ्यूल कंजम्पशन भी पहले की तुलना में काफी कम है, इसका थ्रस्ट भी ज्यादा है और सबसे बड़ी बात कि जो वेट और थ्रस्ट का रेशियो है उस मामले में भी ये AL-31FP इंजन को काफी ज्यादा पछाड़ता है, क्योंकि इसके थ्रस्ट की भी बात की जाए तो 142 किलो न्यूटन थ्रस्ट है और पुराने इंजन्स की तुलना में हल्का भी है। ऐसी परिस्थिति में अगर इसका इस्तेमाल विमानों के अंदर किया जाता है तो विमानों की परफॉर्मेंस कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। जैसा कि रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि Su-57 द्वारा भारत के एरो इंडिया 2025 में ही केवल 10 सेकंड के अंदर टेक ऑफ करके दिखाया गया। तो शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग के लिए भी आपके एयरक्राफ्ट में जो इंजन्स होते हैं उनका पावरफुल होना प्रमुख होता है। साथ ही ये विमानों को सुपर क्रूज कराने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमका के अंदर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पास्ट में कि प्रति इंजन कम से कम 110 से 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट अगर देगा तभी जाकर एमका सुपर क्रूज कर पाएगा, इससे पहले संभव नहीं है। या फिर जो बड़े हाईटेक वाले आप रडार सिस्टम इस्तेमाल करते हैं या एनर्जी वेपन इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए भी एडिशनल पावर आपको चाहिए होंगे और इन सब की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ऐसे ही मॉडर्न इंजन्स आपको चाहिए होंगे। तो अच्छी बात है कि रशिया के द्वारा इसको लेकर ऑफर दिया गया है Su-30 MKI के लिए भी और साथ ही एमका के लिए भी। तो अगर इन फ्यूचर इंजन को लेकर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक एडिशनल ऑप्शन हमारे हाथों में रहेगा। इन दोनों मुद्दों के ऊपर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।